अगर कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट और बैंक नोटिस की मुश्किल प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो ये समझना उनके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। आज हम सरफेसी एक्ट के तहत कर्ज वसूली की पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर एक कर्जदार के नज़रिए से। तो इस सफर में हम कहाँ से गुजरेंगे? सबसे पहले तो सरफेसी एक्ट की बुनियाद को समझेंगे। फिर उस 60 दिन के अहम नोटिस पर बात करेंगे जो सारी कार्रवाई की शुरुआत करता है। इसके बाद देखेंगे कि बैंक क्या कदम उठाता है, कानूनी तौर पर क्या चुनौतियां दी जा सकती हैं और अपील की प्रक्रिया क्या है। चलिए इस पूरे रास्ते को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये सरफेसी एक्ट है क्या और ये बैंकों को इतनी ताकत देता कैसे है। एक बिल्कुल बुनियादी सवाल, जब कोई अपना लोन नहीं चुका पाता तो होता क्या है? असल में इसी स्थिति से निपटने के लिए सरफेसी एक्ट को बनाया गया था। मकसद था बैंकों को अपना पैसा वसूलने का एक तेज रास्ता देना। इस पूरी प्रक्रिया का जो ट्रिगर पॉइंट है वो है लोन खाते का एनपीए हो जाना। अब ये एनपीए क्या भला है? देखिए, रिजर्व बैंक के नियम बड़े साफ हैं। अगर किसी भी लोन की किश्त लगातार 90 दिनों तक यानी करीब करीब 3 महीने तक नहीं चुकाई जाती तो बैंक उस खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए घोषित कर देता है। और बस यही वो सिग्नल है जिसके बाद बैंक अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। और यहीं पर इस एक्ट की असली ताकत सामने आती है। ये बैंकों को एक बहुत ही शक्तिशाली, जिसे हम गैर न्यायिक अधिकार कहते हैं, वो देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंक को अब अदालत में जाकर लंबा केस लड़ने की जरूरत नहीं है। वो सीधे सीधे गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं और उसे बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एक कर्जदार के लिए ये प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कैसे होती है। सब कुछ एक नोटिस से शुरू होता है। यहाँ पर ना टाइमलाइन को समझना सबसे ज़रूरी है। बैंक कानून की धारा 13(2) के तहत एक डिमांड नोटिस भेजता है। इस नोटिस में कर्जदार को सारा बकाया चुकाने के लिए 60 दिन का वक्त दिया जाता है। अब इसी 60 दिन की विंडो के अंदर कर्जदार धारा 13(3)(a) के तहत अपनी आपत्तियां लिखित में बैंक को भेज सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कानूनन बैंक को उन आपत्तियों का एक तर्क के साथ जवाब 15 दिनों के अंदर देना ही पड़ता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि धारा 13(3)(a) के तहत आपत्ति दर्ज करना एक कर्जदार का सबसे अहम कानूनी अधिकार है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि अगर बैंक इस आपत्ति का ठीक से जवाब नहीं देता या मान लीजिए जवाब देता ही नहीं, तो ये प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी कानूनी खामी मानी जाएगी, इतनी बड़ी कि ये आगे की पूरी कार्रवाई को भी अवैध बना सकती है। तो अब सवाल ये है कि अगर 60 दिन की नोटिस अवधि खत्म हो जाती है और भुगतान नहीं हो पाता तो क्या होता है? चलिए देखते हैं कि इसके बाद बैंक कौन से कदम उठाता है। अगर 60 दिनों में पेमेंट नहीं हुई तो बैंक धारा 13(4) के तहत असल कार्रवाई शुरू करता है। इन कार्रवाइयों को कानूनी भाषा में उपाय या मेजर्स कहते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। यही वो मोड़ है जहां से कर्जदार के लिए कानूनी लड़ाई का रास्ता खुलता है। जब तक बैंक ये कदम नहीं उठाता तब तक कर्जदार ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है। तो जब बैंक इस तरह की कार्रवाई करता है तो कर्जदार को कुछ ऐसा ही एक कब्जा सूचना यानी पोजेशन नोटिस मिलता है। ये डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है कि प्रक्रिया अब सिर्फ कागजों से निकलकर जमीन पर आ चुकी है, जो इसे और भी गंभीर बना देता है। कब्जा भी आप देखिए 2 तरह का हो सकता है। पहला है सिंबॉलिक पोजेशन यानी प्रतीकात्मक कब्जा। इसमें बैंक प्रॉपर्टी पर एक नोटिस चिपका देता है और अखबारों में छपवा देता है कि भाई अब ये प्रॉपर्टी हमारे अधिकार में है। लेकिन दूसरा फिजिकल पोजेशन यानी भौतिक कब्जा वो ज्यादा गंभीर है। इसमें बैंक जिला मजिस्ट्रेट की मदद से प्रॉपर्टी पर असल में ताला लगाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, तो अब बैंक ने कार्रवाई शुरू कर दी। अब कर्जदार के पास क्या कानूनी रास्ता बचता है? इसका जवाब है ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी DRT। बैंक की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए कर्जदार को धारा 17 के तहत एक सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन या शॉर्ट में एसए फाइल करनी होती है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात है समय सीमा। ये एप्लीकेशन बैंक के कब्जा लेने जैसे किसी भी कदम के 45 दिनों के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए। ये डेडलाइन बहुत सख्त है, इसे चूकने का मतलब हो सकता है मौका खो देना। इसके बाद ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी DRT पूरे मामले की जांच करता है, ये देखने के लिए कि बैंक ने कानून का पालन किया भी है या नहीं।
तो एक कर्जदार डीआरटी में क्या दलीलें दे सकता है? कुछ मुख्य बचावों में प्रोसीजरल गलतियां शामिल होती हैं, जैसे बैंक ने 13(3)A वाली आपत्ति का जवाब ही नहीं दिया या प्रॉपर्टी बेचने का नोटिस 2 अखबारों में नहीं छपवाया। इसके अलावा क्षेत्राधिकार से जुड़े बचाव भी हो सकते हैं, जैसे ये साबित करना कि गिरवी रखी संपत्ति असल में खेती की जमीन है जिस पर यह कानून लागू ही नहीं होता, या फिर ये कि बैंक का जो कर्ज है वो समय सीमा ही पार कर चुका है। अच्छा, मान लीजिए डीआरटी का फैसला कर्जदार के पक्ष में नहीं आता, तो क्या लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इसके बाद भी अपील का एक रास्ता खुला होता है। डीआरटी के फैसले से अगर कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो 30 दिनों के अंदर ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण यानी डीआरएटी में अपील कर सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी शर्त सामने आती है जो अपील की राह को बेहद मुश्किल बना सकती है। डीआरएटी में अपील फाइल करने के लिए कर्जदार को बैंक की तरफ से बताई गई बकाया रकम का 25 से लेकर 50% तक पहले जमा करवाना पड़ता है। ये जो प्री डिपॉजिट है, यानी पहले पैसा जमा कराने की शर्त, ये अक्सर अपील करने वाले कर्जदार के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति पहले से ही आर्थिक तंगी में है, उसके लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और इसी वजह से कई जायज मामले भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब तक हमने पूरी प्रक्रिया को टुकड़ों में समझा। चलिए अब इस सब को एक साथ जोड़कर एक पूरा डिफेंसिव रोड मैप देखते हैं। ये टेबल पूरी कानूनी यात्रा का एक नक्शा है। शुरुआत बैंक के डिमांड नोटिस से, जिसके जवाब में कर्जदार अपनी आपत्ति देता है। फिर बैंक का एक्शन आता है, जिसे 45 दिनों के अंदर डीआरटी में चुनौती दी जा सकती है। डीआरटी के फैसले के खिलाफ 30 दिनों में डीआरएटी में अपील होती है, और उसके बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले रहते हैं। तो इस पूरी चर्चा से क्या सबसे जरूरी बातें निकल कर आती हैं? पहली, 60 दिन के नोटिस को कभी भी हल्के में ना लें। दूसरी, धारा 13(3)A के तहत आपत्ति जरूर दर्ज कराएं, यह एक बहुत मजबूत बचाव है। तीसरी, डीआरटी जाने की 45 दिन की डेडलाइन का सख्ती से पालन करें। और चौथी, डीआरटी में अपील की भारी भरकम लागत के बारे में पता होना चाहिए। ये एक मुश्किल सफर जरूर है, लेकिन कानून हर कदम पर कुछ अधिकार और उपाय भी देता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ता है, एक ऐसी व्यवस्था जो बनी तो है बैंकों की तेज रिकवरी के लिए, क्या उसमें कर्जदारों के अधिकार और बैंकों की शक्ति के बीच का जो संतुलन है वो वाकई सही जगह पर है? ये एक सोचने वाला सवाल जरूर है।